हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश यादव, क्लास 11। जैसा कि फिजिक्स फर्स्ट में चैप्टर 4 इस समय रनिंग कर रहा है, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन मोशन, सरल रेखीय गति। आज इस टॉपिक में हम गति के समीकरणों की उत्पत्ति करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गति के समीकरणों की उत्पत्ति तो किया था, लेकिन वो ग्राफीय विधि से किया था। आज हम लोग कलन विधि या समाकलन विधि से इसकी उत्पत्ति करेंगे। वैसे 11 के बच्चे आप स्टूडेंट हैं, तो चूंकि समाकलन और अवकलन आप पढ़े नहीं होंगे अभी, फिर भी कुछ हल्की जानकारी आपको बता करके उसी विधि से इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। अगर आशा है कि हल्की थोड़ा सा उसका जो मेथड है समाकलन का वो बताने के बाद ही हम आपको ये समीकरण बताएंगे, तो थोड़ा सा सूत्र आप याद कर सकते हैं। बाकी डिटेल समाकलन अवकलन की जानकारी आपको मैथ में या गणित में आपको मिलेगा। कुछ इसमें ऐसे सिलेबस में रख दिया गया है जो नहीं होना चाहिए था, फिर भी ऐसे सिलेबस में है, तो आप उनकी जानकारी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो याद किया ही जा सकता है। तो देखिए, समाकलन में एक ही फार्मूला हमें याद रखना है कि समाकलन के ऐसे चिन्ह होता है कि समाकलन में फार्मूला होता है x पावर n अगर dx है, यानी जो फंक्शन यहाँ रहेगा फलन उसी के सापेक्ष हम समाकलन करेंगे, यानी जो x है तो x का ही समाकलन करेंगे। अगर इसके बगल में कोई अचर राशि लिखी गई है तो पहले हम दो को बाहर निकाल लेंगे इस फलन वाले मान से, तब जो बचेगा हम उसका समाकलन करेंगे। तो ध्यान ये देना है कि बगल में कोई भी अक्षर जो x से पहले नहीं कर रहा है व्यंजक में, उसे बाहर निकालेंगे, जिसे अक्षर भी कहते हैं, ऐसी राशि को बाहर निकाल सकते हैं। बाकी डिटेल जानकारी इसकी मैथ में है, लेकिन आपको शॉर्टकट बताया जा रहा है, केवल फार्मूला याद करना है। अब इस फार्मूले का जो सूत्र होता है वो x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c होता है। c एक नियतांक होता है, इसका हम गणना अलग से करते हैं। फार्मूला में इसका है यही कि x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इसी का सूत्र है। अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ लिमिट लेकर के, यहाँ पे लिमिट ऐसे माना जाता है जैसे कोई वस्तु चल रही है प्रारंभिक वेग u से, आगे चलकर उसका वेग v हो जाता है, तो जो प्रारंभिक चीज होता है उसको नीचे रखते हैं, जो आगे जा करके अंतिम वैल्यू होता है उसे हम ऊपर रखते हैं। इसे हम निम्न सीमा बोलते हैं, क्योंकि ये शुरुआत की सीमा है, प्रारंभिक सीमा है। इसे हम उच्च सीमा कहते हैं, क्योंकि ये अंतिम सीमा है। इसे अपर लिमिट लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। ये आपको बताया जाएगा कि समीकरण हल करेंगे तो उसके अनुसार हम चलेंगे। तो केवल आपको यही एक फार्मूला इसके पीछे ध्यान देना है, इसी फार्मूले पे सारी सवालें आपके हल होंगी। लेकिन अगर केवल dx लिखा है, बगल यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका केवल और केवल बच्चों फार्मूला x आप याद करेंगे, dx है dx आएगा। मान लो यहाँ पे हम dr लिखेंगे तो क्या आएगा, केवल r आएगा, समझ रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम dm लिखते हैं तो आगे क्या आएगा, केवल m आएगा, यानी जो यहाँ पे है वही राशि आगे हम लिख देंगे। यही समाकलन का अर्थ होता है। आइए हम प्रथम समीकरण की उत्पत्ति करते हैं। तो हम लोग देखिए जानते होंगे त्वरण की परिभाषा से अगर देखा जाए तो त्वरण की परिभाषा से हमें मिलता है त्वरण a बराबर dv बटे dt। ये आपको बताया गया होगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका प्रास अगर हम पूरा करें हमें dv बराबर मिल जाएगा a dt। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन जो भी किया जाएगा वो उचित लिमिट के अंतर्गत किया जाता है, प्रॉपर लिमिट के अंतर्गत किया जाता है। तो लिमिट अभी बताएंगे कैसे। जो वेग की लिमिट होती है वो हमेशा u से v तक, शॉर्टकट तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि आप समाकलन पढ़े नहीं हो, इसलिए आप साधारण वेग की चर्चा है कि कोई वेग u से प्रारंभ होता है v से समाप्त होता है, ये इसकी लिमिट दिमाग में रखेंगे। कोई भी विस्थापन चालू होता है, स्टार्ट होता है तो 0 से स्टार्ट होता है, s पे समाप्त होता है। कोई टाइम प्रारंभ होता है तो 0 से स्टार्ट होता है और 3 में जाके समाप्त होता है। यही बात आप लिमिट में ध्यान रखेंगे। जब कभी आपको लिमिट रखना हो, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, यही बात रखना है। विस्थापन के लिए 0 से s, और वेग के लिए चार्ज के लिए u से v, और समय के लिए 0 से t। वैसे इसकी लिमिट कुछ और अंक भी दे सकता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कोई चीज प्रारंभिक या विरामावस्था चलती है तो यही 0 ही माना जाता है, प्रारंभिक विस्थापन और अंतिम s। और समय 0 से स्टार्ट होता है, जो t पे समाप्त होता है, वेग u से जाके v पे समाप्त होता है। इसीलिए जो समाकलन हम करेंगे वो उचित
सीमाओं के अंतर्गत या लिमिट के अंतर्गत करेंगे कि कोई वस्तु कहाँ से प्रारंभ करती है। आइए डी वेग है, वेग जहाँ डी लिखा है डी को ही हम समाकलन करते हैं। डी इसका अर्थ है डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल नहीं बल्कि बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो अब इस डी किससे आगे लगा वी, वी के मतलब वेग। अब वेग आ गया है तो वेग की लिमिट क्या लेंगे वी से वी तक। देखो डी किसके साथ लगा है टी के, टी की लिमिट क्या होगी 0 से टी तक। आइए समाकलन करते हैं, इसका समाकलन करेंगे तो ये लिमिट हो जाएगा u से v तक और dv। समाकलन के चिन्ह होता है और साथ उसकी लिमिट भी है बराबर दोनों पक्षों का बोले। इधर आइए यहाँ का करेंगे d किसके साथ लगा हुआ है t के, t की ही लिमिट लिखेंगे, यहाँ पे ये लिमिट नहीं लिखेंगे तो 0 से t a dt हो जाएगा। ऐसे ये समाकलन का चिन्ह है। अब हम आपको बताए थे केवल dv होगा dx है केवल x, केवल v है dv है क्या आएगा v, तो यहाँ तो लिख लेंगे v। ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि प्रारंभिक शुरुआत है, इसको समझना आवश्यक है। इसके बाद इसकी लिमिट ऐसे बगल में जो ये लिखा गया है वो लिमिट यहाँ बगल में से लिखा जाता है, यानी केवल समाकलन जो dv का हुआ वो केवल v आया सूत्र से बराबर। अब देखिए हमने बताया था कि d किसके साथ लगा होगा उसी का समाकलन करते हैं। बगल में a अक्षर आया है, ये अक्षर हो जाएगा इसे बाहर निकाल लेंगे ऐसे। तो अब इसको लिखेंगे 0 से t और dt। इसी चीज को आगे समझ लिया तो यही का आगे विस्तार है। ये हो जाएगा v, इसकी लिमिट हो जाएगी कितना u से v तक। ये लोअर लिमिट होता है, नीचे लोअर लिखा जाता है, ऊपर अपर लिमिट, यानी प्रारंभिक होता है नीचे और जो अंतिम होता है वो ऊपर लिखा जाता है ऐसे। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बराबर। एक से कोई आपसे मतलब नहीं है तो देखो यहाँ पे dt लिखा है तो dt क्या होगा t। जैसे देखो dx है तो x है, dt है तो केवल t, केवल t। इसकी लिमिट कितनी है 0 से t तक, यहाँ लिखेंगे 0 से t तक, बस समाकलन हो गया। अब पहले इसमें रखते कैसे मान है, पहले मान हम रखते हैं अपर, यहाँ जो वैल्यू है इसकी जगह पहले अपर मान रखते हैं ये वाला, और फिर इसी की जगह घटा करके नीचे का वैल्यू रखते हैं। कुल मिला करके v के स्थान पे इन दोनों मानों को हम आके रखते हैं। जैसे v की जगह इस मान को रखेंगे तो v की जगह ये भी v है v ही रखेंगे। अब दूसरी बात क्या करेंगे, v की जगह हम यहाँ पे u लिखा है u लिखेंगे, तो पहले लिखते हैं अपर लिमिट, अर्थात v की जगह अपर लिमिट v लिखा, फिर माइनस यहाँ लगाते हैं, फिर लिखते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब v की जगह हम u रखेंगे, u लिख दिया। अगर यहाँ गिनती में 2 होता तो v की जगह 2 रखते हैं, v माइनस 2, यानी जो यहाँ रहेगा वही यहाँ लिखेंगे। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, v माइनस u लिख दिया a। अब इसमें आके देखिए अपर लिमिट t की जगह t ही है, t ही लिखेंगे अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट t की जगह क्या रखेंगे 0, यानी पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट ऐसे रखा जाता है। तो आपको मिल जाएगा v माइनस u बराबर अंदर a t का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा dt, a का गुणा 0 करेंगे 0 हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हो जाएगा v माइनस u बराबर आपको मिल गया at। जब v बराबर हल करेंगे u को उधर ले जाएंगे, u माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा u प्लस at। यही गति का प्रथम समीकरण आपको आसानी से मिल गया। ये समाकलन विधि से गति का समीकरण है, आप इसे बढ़िया से नोट कर लीजिए। आइए हम गति के द्वितीय समीकरण की चर्चा करते हैं। ये तो प्रथम हो गया गति का द्वितीय समीकरण, इसको मिटाते हैं। अब यहां हो जाएगा वेग की परिभाषा, वेग की परिभाषा से, वेग की परिभाषा में हम लोगों ने पाया था v बराबर ds बटे dt, यानी विस्थापन की दर को वेग करते हैं, क्रॉस गुणा कर दीजिए, हमें यहाँ से मिल जाएगा ds बराबर v dt, यहाँ मिल जाएगा v dt, और ds बराबर इसको और आगे लिखना चाहेंगे तो v का वैल्यू देखो गति के प्रथम समीकरण में u प्लस at दिया है, वही लाके यहाँ रख सकते हैं, ये मिल जाएगा u प्लस at। इसका मान रखें v का मान समीकरण गति के प्रथम समीकरण जो निकाले हैं
यही वैल्यू ला के यहाँ पे हम रख सकते हैं क्योंकि v की जरूरत पड़ गई है। आगे लिखा है dt। अब इसे और बढ़िया से लिखेंगे हम लिख सकते हैं ds बराबर अंदर पूरा करेंगे तो मिल जाएगा हमें u dt और प्लस at dt मिल जाएगा। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर लेंगे। दोनों पक्षों का उचित सीमाओं के अंतर्गत, सीमा मतलब यही तो सीमा है, इसी के अंतर्गत उचित सीमाओं के अंतर्गत समाकलन करने पर ये लिखा जाता है वर्ड दोनों पक्षों का उचित सीमाओं के अंतर्गत समाकलन करने पर। आइए समाकलन किया जाए। तो ds लिखा है, इसकी लिमिट s की क्या होगी 0 से f तक। ये हो जाएगा समाकलन करके लिमिट 0 से f तक। क्या लिखा है आगे ds, बाएं पक्ष का समाकलन हो गया। आइए दाएं पक्ष में देखते हैं। दाएं पक्ष में आपको देखिए ये वेग लिखा है, क्योंकि d किसके साथ है t के साथ, तो u यहाँ अचर हो जाएगा। क्योंकि ये t रहा होता तो अवकलन करते समाकलन करते आप। यहाँ लिमिट हम किसकी लिखेंगे जिसके साथ d लगा रहेगा उसी की लिमिट रखते हैं 0 से b तक। ये हो जाएगा u dt प्लस आगे देखिए इसमें at dt लिखा है। अब यहाँ पे देखो d किसके साथ है t के साथ, तो समाकलन के चिन्ह में हम लिमिट रखेंगे 0 से t at और dt। आइए इसका समाकलन करें। ds का समाकलन क्या होगा बताए हैं कि अगर dx है तो केवल x होगा, अगर ds है तो केवल s होगा। तो इसका जो समाकलन हो जाएगा वो हमें मिल जाएगा s, पहले लोअर लिमिट ऊपर क्या लिख लेंगे अपर लिमिट, जैसे s मान लेंगे बराबर। देखो यहाँ पे d किसके साथ लगा है t के साथ, तो dt का ही समाकलन होगा, उसके बगल जो अक्षर है वो अक्षर मान लिया जाता है। क्योंकि ये x रहा होता या t रहा होता तो t का t के साथ समाकलन हम करते किस फार्मूले से, ऐसे फार्मूले से करते जो x पावर n dx लिखा है, x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 यही सूत्र लगाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ d जो है वो t के साथ लगा हुआ है तो केवल t का ही समाकलन करेंगे, u का बाहर निकालेंगे। u को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा dt बचेगा, dt में केवल t आएगा, समाकलन 0 से t हो जाएगा। बैक में भी देखते रहेंगे तो ऐसे का समाकलन किए गए हैं dt के, और प्लस इसमें भी वही कंडीशन है को t आ गया, t के साथ समाकलन होगा लेकिन a बाहर हो जाएगा। a बाहर करके हम लोग समाकलन करेंगे इसका 0 से t और dt का। आइए आगे बात करते हैं इसे। अब इसमें हो जाएगा यहाँ तक, तो हम यहाँ से पहले अपर लिमिट रखेंगे, s की जगह s ही रखेंगे, तो s माइनस 0 पहले अपर लिमिट के लोअर लिमिट बराबर। यहाँ देखो u मिल जाएगा, पहले t की जगह अपर लिमिट, t की जगह t की जगह 0 प्लस a मिल जाएगा। अब t dt है, तो आप लोग कैसे करेंगे फार्मूले से, t पावर यहाँ एक समझ तो सही है, एक समझेंगे। और फार्मूला को बताए थे कि फलन x पावर n dx का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। आइए इसी फार्मूले का हम लोग विस्तार करेंगे, इसकी जगह तुलना तो 1 है यहाँ पे, तो फार्मूले की जगह 1 है तो क्या मिल जाएगा हमें t पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 अर्थात t पावर 2 बटा 2 मिल जाएगा। एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, नीचे की जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। तो वही t पावर यहाँ 1 मान के चलेंगे तो समाकलन क्या मिल जाएगा t स्क्वायर बटे 2 मिल जाएगा हमें, और लिमिट हो जाएगी 0 से t तक। अब s में से 0 घटाएंगे तो हमें s भर मिलेगा बराबर। अब t में से 0 घटाएंगे तो ये आएगा, तो ये u का अंदर पूरा करेंगे ut मिल जाएगा प्लस। अब देखो t की जगह t ही रखेंगे, t की जगह 0 रखेंगे, t की जगह t रखेंगे तो t स्क्वायर बटा 2 ही मिलेगा। अब फिर t की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो मिला कि a का पूरा t स्क्वायर बटा 2 में कर देंगे, ये हमें मिल जाएगा a t स्क्वायर बटे 2 ऐसे मिलेगा। क्योंकि t स्क्वायर बटे 2 में t की जगह t ही रखेंगे तो t स्क्वायर बटा 2 ही आएगा, और फिर t की जगह 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। अब s बराबर हमें क्या मिला ut मिला, और प्लस इसको लिख सकते हैं हाफ at स्क्वायर। एक गति का दूसरा समीकरण हो गया जो आपके सामने प्रेजेंट में है। इसी प्रकार से हम तीसरा इक्वेशन इसका निकाल लेंगे।
v बराबर dx बटे dt और a बराबर dv बटे dt को मान करके हम तीसरे गति का समीकरण समाकलन विधि निकालेंगे, जिसकी चर्चा हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका तीसरा समीकरण निकालेंगे और उसमें गुरुत्व के अंतर्गत गति भी आपको बताएंगे, गुरुत्व के अंतर्गत इन गतियों का समीकरण क्या होता है और किसी विशेष सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र भी निकालेंगे। इसके साथ साथ आपको अपेक्षित वेग भी बताया जाएगा। तब ये पाठ समाप्त हो गया, लेसन समाप्त होगा। तो तब तक के लिए हम आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट जो 17 नंबर वीडियो होगा उसमें हम इसका समाकलन विधि से गति का तीसरा समीकरण निकालेंगे। आज का वीडियो नंबर 16 है, तो इसमें आज इसके 2 ही प्रश्न हम निकाले हैं, जो आशा है कि भली बात आपको समझ में आया होगा। तो धीरे धीरे छोटे छोटे शब्दों में हम समझाने का प्रयास आपको करेंगे। आप आसानी पूर्वक इन्हें पढ़ते रहिए, तब तक इन सूत्रों को, इस समीकरणों को धीरे धीरे याद करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।